डोर टू ओटी टाइम कहते हैं। डोर टू ओटी टाइम मतलब हमारे दरवाजे से ऑपरेशन थिएटर के अंदर जाना है, कितनी जल्दी जा सकता है। तो ऐसा नहीं है ना, वो आएगा, कोई देखेगा, फिर डॉक्टर आके देखेगा, फिर उसको समझाएगा, फिर उसको काउंसलिंग है कि तू साइन कर, पेपर बना, फाइल बनवा, ये सब चीज़ें ऐड हो रही हैं। फिर खर्चा, फिर ब्लड अरेंज कर रही है, सब बातें करके फिर वो ऑपरेशन थिएटर पहुंचा। पहुंचने का ही मतलब नहीं है कि नस जुड़ गई, क्योंकि नस जोड़ने का प्रोसेस 8 घंटे का। ये थोड़ी कि आ गया तो ग्लू लगानी है, जुड़ गया। तो 8 से 10 घंटे चलेगी सर्जरी। क्यों? हर नस कट गई, खून की भी कट गई, महसूस वाली भी कट गई, उंगलियां चलाने वाली भी कट गई। तो इस लेवल पे 20 से 25 नसें। हाथ को जिंदा रखना तो सबसे पहले ब्लड वाली जोड़ देते हैं कि ब्लड जाना शुरू, फिर जाने वाला जुड़ गई तो वापस आने वाली नस जोड़नी जरूरी है, क्योंकि जा रहा है और वापस नहीं आ रहा तो भी फायदा नहीं। तो जाने की नस अलग होती है, वापस की। फिर डॉक्टर कहता है एक जोड़ दी और एक वापस आ गई, लेकिन कई बार एक से काम नहीं बनता तो 2 जोड़ता है, तो पेयर लेता है, तो एक दूसरा पेयर जोड़ता है, फिर वापसी की 2 जोड़ता है। इस बात में उसके 2 घंटे लग गए, 2.5 घंटे। अब 6 घंटे विंडो में काम करना चाह रहे हैं कि 2-2.5 घंटे रहे। चलो ये बन गया, आदमी को लग रहा है चलो ब्लड आ गया, फिर बाकी सारी नसें जोड़नी है, फिर 8 से 10 घंटे। और इसमें कोई बात नहीं पूछता, ये कटा हुआ है तो हड्डी भी टूटी हुई है, तो मेरा का रोल आ जाता है कि हड्डी का डॉक्टर का भी रोल है। लेकिन हम उस वक्त बहुत माइनर रोल प्ले करते हैं। हम तो चाहते हैं कि एक बार कुछ भी जल्दी से 10 मिनट में रॉड वॉड डलवा लो, ताकि अगर नस इसकी जुड़ गई तो हड्डी का काम तो हम फ्यूचर में कभी बाद में भी कर सकते हैं। तो ये जो केस जिसके लिए आपको बुलाया बड़ा यूनिक है कि ऐसे ही मशीन में फंसा, अलग हो गया और ऐसे पैक करके हाथ लेके आ गए। और आपको शायद याद नहीं होगा, 1 साल पहले पंजाब में कुछ हाथ कट गया था, तो वो पुलिस वाला था, फ़ोन वोन चले गए, तो वो पीजीआई पहुंचा। तो अब एकदम से फ़ोन चले गए कि पीजीआई पहुंच, तो पीजीआई की पूरी टीम तैयार थी, वो सीधा ऑपरेशन थिएटर में चला गया। तो ये पेशेंट हमारे यहाँ लैंड किया आई थिंक 3:30 बजे, बस 12:30 बजे हाथ कटा था। 3 घंटे पोस्ट इंजरी, मतलब इंजरी के 3 घंटे बाद लैंड किया। तो डॉक्टर साहब ने उसको देखा, ये हमारे नसों का जो काम होता है ना वो माइक्रोस्कोप में ही होता है। तो माइक्रोवेस्कुलर सर्जरी कहते हैं, आँख से तो हो नहीं सकता क्योंकि इतनी छोटी नसें होती हैं। तो उसके जो धागे भी होते हैं जिस पे टाँके लगाते हैं वो नॉर्मल आइज में दिखते नहीं है, बाल से भी पतले होते हैं, माइक्रोस्कोप में ही देख सकते हो। वो कहानी अलग है, मतलब उसको माइक्रोस्कोप में देखना, पर 8 घंटे माइक्रोस्कोप में देखना, हेडेक, सब चीज़ें चलती हैं। तो डॉक्टर साहब आए कि इसको करना है, मैंने घर वालों को बता दिया है और घर वाले कह रहे हैं कोशिश कर लो। और इसमें एक देखो कोशिश ही होती है, क्योंकि पॉसिबिलिटी गारंटी और ऐसा तो होता नहीं। और फिर मल्टीपल टीम चाहिए, क्योंकि हड्डी वाले डॉक्टर आएंगे, नसों वाले डॉक्टर आएंगे, बेहोशी वाले डॉक्टर आएंगे, तो ब्लीड कर जाता है, हाथ कटा हुआ तो खून वून ऐसे बहुत सा चला जाता है। तो ये सब पॉसिबिलिटीज़ के साथ उस दिन वो पेशेंट 3:30-4 बजे ऑपरेशन थिएटर में लिया गया। और कितने बजे ख़त्म हुई सर्जरी? रात को 12 बजे ख़त्म हुई है, लेकिन उसमें खून का संचार उसमें लगभग 6 बजे के आसपास बन गया था। तो फिर वो हुआ, फिर ऑपरेशन थिएटर में ही लिटाया रखा हमने, क्योंकि कई बार क्या होता है नस जुड़ गई, मिडल ऑफ द नाइट बंद हो जाती है, उसको कहते हैं बंद हो गया बीच में। कांस्टेंट चेकिंग करनी पड़ती है। अगर आपकी मिडल अगले दिन 6 घंटे के बाद भी बंद हो जाए तो डॉक्टर रात को फिर उठ के आता है, फिर देखता है कि खून रुक गया, कुछ कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। फिर 24 घंटे निकले और उसके हाथ में ब्लड चल रहा था, वो हाथ सर्वाइव कर गया। फिर मैंने इसको कहा कि ये तो बहुत बड़ी न्यूज़ है, क्योंकि ऐसा होता ही नहीं है। जैसे वो न्यूज़ बनी थी कि उसका हाथ कटा और बचा लिया गया इस रीजन में, तो ये हमारे हॉस्पिटल में हुआ। फिर डॉक्टर साहब कहते ना 72 घंटे वेट करो, 24 घंटे कम है, 72 घंटे निकल जाएंगे तभी वी शुड अनाउंस कि ऐसा हो सकता है। तो फिर हमने 72 घंटे वेट करा। अब ग्रेस ऑफ गॉड वो हाथ सर्वाइव कर गया। पेशेंट तो ऑब्वियसली इज़ वेरी हैप्पी, और उंगलियों में फ्लो सब सही है उसका। अभी स्टोरी लंबी है उसकी, क्योंकि करंट आना, नसों में मूवमेंट आना, वो धीरे धीरे बहुत सारे हो सकता है, एक दो उसकी सेकेंडरी सर्जरीज भी हों, लेकिन उसका मेन काम हो गया कि अब उसका लॉस ऑफ हैंड नहीं हुआ। तो उसकी कुछ फ़ोटोज़ हैं जो मुझे नहीं लगा कि शायद आप अखबार में शेयर कर पाओगे। तेरे पास हैं? तीसरा है वो सर, क्या ऐसे ऑपरेशन में एज मायने रखती है? जनरली एज मायने नहीं रखती है, लेकिन ये ज़रूर मैटर करता है कि पेशेंट को कोई और बीमारी ना हो। पेशेंट को हार्ट रिस्क नहीं होना चाहिए, बाकी पेशेंट फिजिकली फिट होना चाहिए, फिजिकली और मेडिकली।
हमारे जनरली 60 साल से पहले के पेशेंट्स में आप ऑपरेशन कर सकते हो उससे, क्योंकि बाकी जितनी उम्र बढ़ती जाती है मरीज ज़्यादा लंबी सर्जरी टॉलरेट नहीं कर पाते। सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट इन सब सर्जरीज में टाइम का है। अपार्ट फ्रॉम ऐसा नहीं है कि केवल कटे हुए हाथ पैर में ही हॉस्पिटल में जल्दी पहुंचना है। कई बार ऐसा होता है केवल आधा पैर कटा है, आधा हाथ कटा है, लेकिन जो मेजर वेसल थी, जो मेजर खून की नसें सप्लाई कर रही थी हाथ को, वो कट चुकी है। तो वैसे मरीज़ कई बार डिलेड प्रेजेंटेशन करता है हॉस्पिटल में, उसमें भी तुरंत आना चाहिए। ऐसे सेंटर में जहाँ पे जो वेल इक्विप्ड हो, जहाँ की सर्जिकल टीम ये सब केसेस हैंडल करने में एक्सपर्टाइज रखती हो। मेजर मैकेनिज्म क्या रहता है सर? मेजर मैकेनिज्म क्या रहता है? जब खून की नसें कट जाती है, जैसे हाथ की कट गई या पैर की कट गई, तो आगे हमारी मसल्स हैं, मसल्स की ब्लड सप्लाई कैसे आएगी? वो तो खून से आने वाले मसल्स कैसे ऑक्सीजनेट होंगी? ब्लड जब ऑक्सीजनेटेड ब्लड हमारे दिल से आएगा, हाथ को सप्लाई करेगा, तभी तो मसल्स को एनर्जी मिलेगी, तभी तो वो काम करेंगी। बट जब ब्लड सप्लाई ही कट गई है तो ना तो मसल्स को खून जा रहा है, ना वो नर्व्स को खून जा रहा है। हड्डी तो फिर भी थोड़ा डिलेड इस्टीमिया, मतलब डिलेड अगर खून जा रहा है तो हड्डी टॉलरेट कर लेती है, लेकिन दिमाग की नसें और मसल्स उसको टॉलरेट नहीं कर पाती है। तो ऐसे में तुरंत से तुरंत वो खून की नसें जोड़ना बहुत ज़रूरी हो जाता है। सर इस तरह के एक्सीडेंट होते हैं, उसमें मेजर पॉइंट्स क्या हैं जो मतलब अगर किसी के साथ ऐसा हादसा होता है तो सबसे पहले क्या चीज़ें करनी चाहिए? जैसे कि मैं आपको एक पॉसिबिलिटी बता रहा हूँ, एक तो शरीर का हाथ कट के, एक तो शरीर का हिस्सा कट के अलग हो गया है, एक इतनी मेजर चोट लगी है कि खून की नसें कट गई हैं बट हिस्सा अभी भी जुड़ा हुआ है, सिर्फ नसें कटी हैं, हड्डी से अभी भी जुड़ा हुआ होता है। जब कोई हिस्सा एक सेकंड पॉसिबिलिटी पे आती है, जब हिस्सा जुड़ा हुआ है शरीर से, तो सबसे पहले तो उधर खून रोकने का है। अगर किसी के साथ ही हादसा होता है, रोड साइड एक्सीडेंट होता है, किसी फैक्ट्री में एक्सीडेंट होता है, सबसे पहले तो उधर टॉर्निकेट लगा के या कोई कपड़ा बांध के उधर खून रोकना है, ताकि मरीज़ को इतना लॉस ना हो जाए कि उसकी लाइफ ही रिस्क पे आ जाए। फिर तुरंत मरीज़ को ऐसे सेंटर पर आना है जहाँ पे ये एक्सपर्टाइज हो कि ये तुरंत मरीज़ ओटी में जा सके। ऐसे में हम मरीज़ की रिपोर्ट्स का वेट नहीं करते कि जो खून की रिपोर्ट भेजनी होती है, तुरंत मरीज़ को ओटी में शिफ्ट किया जाता है और तुरंत सर्जरी के लिए लिया जाता है। बाकी जब डिलेड अगर प्रेजेंटेशन होती है, बहुत गंदगी के साथ प्रेजेंट करता है मरीज़, तो ऐसे में ऑपरेशन के पश्चात भी खून की नसों में थक्के जमना, इन्फेक्शन होना, लाइफ रिस्क होना, ये सब संभावना रहती है। और सेकंड पॉसिबिलिटी, जिसकी कोई शरीर का हिस्सा कट के अलग हो गया है, ऐसे में जब मरीज़ को क्या करना है, कोई भी उसके साथ वाले मरीज़ तो नहीं करेगा, साथ वाले जो हैं उसके, उनको जो कटा, एक तो ब्लीडिंग रोकनी है जो प्रॉक्सिमल पार्ट है उसमें, सेकंड जो है जो कटा हुआ हिस्सा है उसको पहले तो वॉश करना है। टैप वाटर में वॉश कर सकते हो, हर जगह तो नॉर्मल स्लाइन या हॉस्पिटल वाला जो स्लाइन होता है वो अवेलेबल नहीं होगा। साफ पानी में उसको वॉश कर लो, उसके बाद या तो उसको पॉलीथीन में रख लो, या फिर उंगली वगैरह कटी है तो उसको गॉस पीस पट्टी में रख लो। उसके ऊपर आप आइस पैक के ऊपर रख सकते हो। आइस पैक अवेलेबल नहीं है तो आइस के ऊपर रख दो, लेकिन वो भीगना नहीं चाहिए आइस में। आइस में, पानी में डूबना नहीं चाहिए। पानी में डूब जाएगा तो ब्लड वेसल्स के अंदर वाली लेयर डैमेज हो जाती है। उसको रख के तुरंत से तुरंत हॉस्पिटल पहुंचना है ताकि वो काम आगे शुरू हो सके। ट्रांसपोर्ट जो करने का आपने पूछा ना, वो इम्पोर्टेंट है कि आप जो भी पार्ट आपके पास है, कान कट गया, कोई लड़ाई हुई, किसी ने चाकू मार दिया, उंगली कट गई, अंगूठा कट गया या पूरा हाथ कट गया, तो आपने उसको प्रिलिमिनरी वॉश कर लिया टैप वाटर में और कपड़े में या पॉलीथीन में लपेटा, बट डायरेक्ट कॉन्टैक्ट ठंडे में लाना है, लेकिन डायरेक्ट बर्फ़ पे नहीं लाना। बर्फ़ ये मान के चलो वो अंदर उसकी डैमेज कर देगी, तो आइस पैक आजकल मिल जाते हैं, तो घरों में होते हैं, तो मेडिकल शॉप में मिल जाता है, उस पर रख लिया या ठंडे पे रख लिया, लेकिन ठंडे पानी में डुबोना नहीं, 0 डिग्री पे नहीं जाना चाहिए, 4 डिग्रीज पे रहना चाहिए उसको। लगभग सर इस तरह की सर्जरी का कितना एक्सपेंस होता है नॉर्मली? ऐसी सर्जरीज में हम ज़्यादा एक्सपेंस के लिए नहीं की जाती हैं। सब सर्जरीज सैल्वेज करने के लिए की जाती हैं मरीज़ का। कई बार सर ऐसी कंडीशन होती है कि पेशेंट टू पेशेंट फैक्टर्स होते हैं। नहीं, अगर ऐसे पेशेंट भी हैं तो सबसे पहले मरीज़ के लिए सैल्वेज करने को प्रायोरिटी दी जाती है, फाइनेंसिस को प्रायोरिटी नहीं। देखो जैसे इस पर्टिकुलर केस में हम बताएं कि ना, पैसे की बात करने भी इस 1 घंटा वेस्ट हो गया अगर किसी के साथ हो जाए। और तो नॉर्मल कोई अपने को उस पोजीशन में लिख के देखो, आप 4 लोग पहुंच गए, आपने कहा कि डॉक्टर साहब ये हो गया, हमने कहा जी कोशिश करनी पड़ेगी, जल्दी है, आपने उसको खर्चा बता दिया, तो क्या होता है नॉर्मल रिस्पॉन्स कि डॉक्टर साहब 2 मिनट 2-4 लोगों से बात करके बताते हैं, मान लो, लेकिन हमारे हिसाब से वो भी टाइम वेस्ट हो रहा है। तो हम क्या सुनना चाह रहे हैं कि 2-4 ऐसे आए, डॉक्टर साहब करो कोशिश, हम करते हैं अपना काम, तो हम क्या कहते हैं, भाई 2 बोतल खून पकड़ और एक बार हमें ऑपरेशन थिएटर जाने दें। तो ही हैज़ टू ट्रस्ट द प्रोसेस कि डॉक्टर कोशिश कर रहा है। एक रेंज जानना चाह रहे हैं क्योंकि ज़्यादातर है ना, इस लाख से 1.5 लाख रुपया तो देखो खर्चा ही आ जाता है अगर वैसे किसी भी करना पड़े, लेकिन क्योंकि बहुत डिफरेंट कहानी है, क्योंकि अब हड्डी का ऑपरेशन होगा तो लेटर होगा, वो हम जब नंबर आएगा तब करेंगे, लेकिन हाँ बचाने में नसों के इस तरह के ऑपरेशन में 1-1.5 लाख रुपया लग जाता है।
आपने बताया कि लोग तो हैंड तो रह गया, लेकिन अगर आगे कोई दिक्कत आई तो क्या किया जाएगा? क्या ऐसा हो सकता है कि वापस हैंड डैमेज का कोई वजह रह जाए? अभी 72 घंटे निकल गए तो उसका हाथ तो सर्वाइव कर गया, तो चांसेस कि अब और कोई प्रॉब्लम आएगी वो तो नहीं है। नहीं। लेकिन अब एक स्टेज खत्म हुई है, अब वो जो नसें कनेक्टेड तो हैं उसमें करंट जाएगा, अभी वो प्रोसेस कई महीने चलेगा, 6 से 8 महीने लगभग। और फिर वो सीखेगा इसको रीयूज़ करना। जैसे बच्चा चलना सीखता है ना, उसको रीयूज़ करना सीखना पड़ेगा। उसमें बहुत सारी थेरेपीज़, फिजियोथेरेपीज़, ये सब चीज़ों का रोल रहेगा। तो स्लो प्रोसेस तो है, बट जैसे हम कहते हैं ना, मतलब कहते ग्रॉस सी बात है कि टांग कट जाए ना तो पजामे में छुप जाती है और नकली पैर लग जाता है, बट हाथ कटना इज़ मेजर लॉस, क्योंकि हाथ के बाद बटन बंद नहीं हो सकते, आदमी यूरिन नहीं जा सकता, नाड़ा नहीं बांध सकता ना, सिंगल हैंड नॉट पॉसिबल। तो डिसेबिलिटी बहुत मैग्नीफाइड हो जाती है एक हाथ वर्सेस एक पैर के मुकाबले। हाथ सर्वाइव कर जाए तो आदमी, एक तो जैसा वो पेशेंट की स्माइल अगर आप देख लो ना, आपको लगेगा ये क्या हो रहा है, मतलब ही इज सो हैप्पी बिकॉज उसने देखा ही हुआ अपना हाथ कि वहाँ पड़ा और मैं यहाँ खड़ा हूँ, तो इमीडिएटली उसको पता ही होता है ना कि अब ये खा गया तो करके। हम भी खैर बहुत हैप्पी हैं क्योंकि ऐसा कम कर सकते हैं। दिखाइए एक बार केस में। पेशेंट 45 ईयर्स का। क्या डॉक्टर साहब, क्या प्रोबेबिलिटी बेसिस पे होता है? यस, प्रोबेबिलिटी डेफिनेटली प्रोबेबिलिटी बेसिस पे होता है। किसी भी चीज़ की 100% गारंटी नहीं है, कोशिश कर सकते हैं, लेकिन अगर पेशेंट सही टाइम पे प्रेजेंट कर रहा है, सही स्थिति है कटे हुए हिस्से की और जो प्रॉक्सिमल हिस्सा है, तो प्रोबेबिलिटी इतनी बढ़ जाती है कि 85 to 90% सक्सेस रेट है, अगर सही जगह पे सही सेंटर में प्रेजेंट कर रहा है तो। डॉक्टर साहब, आपका कौन सा ऑपरेशन है इस तरह का? पहले भी कभी? इससे पहले एक और हैंड री इम्प्लांट कर चुका हूँ मैं सफदरजंग हॉस्पिटल न्यू दिल्ली में। वो सफदरजंग हॉस्पिटल का पहला री इम्प्लांट था, हैंड री इम्प्लांट। सेकंड हिसार इस रीजन का सबसे पहला हैंड री इम्प्लांट ये हुआ है। तो इस पर्टिकुलर में ना ऐसे उंगलियां कटना बड़ा कॉमन होता है कि एक उंगली कट गई, एक अंगूठा कट गया, लेकिन बाजू एक डिफरेंट बॉल गेम है। उंगली में क्या है, एक नस, 2 नस, 3 नस, इसमें 20 नसें हैं, मतलब द स्केल चेंज हो जाता है। वैसे अगर ये लेट्स से अमेरिका में किसी सेंटर पे ऑपरेट होता तो मिनिमम इस तरह से 4 सर्जन उस पर लगते एक टाइम, नसों वाले सर्जन 4 लगते, 2 एक साथ लगते, फिर 2 घंटे के बाद टायर्डनेस फैक्टर आता है क्योंकि माइक्रोस्कोप में आपको जोड़नी है नसें, तो क्या आदमी थकने लग जाता है, इरिटेबल होने लग जाता है, क्योंकि ना वो धागा इतना महीन होता है, आपको शांति चाहिए। तो ऑपरेशन थिएटर में कोई शोर भी करता है ना तो डॉक्टर को इरिटेशन लग जाती है कि वो नॉर्मल सीक्वेंस क्या है, 2-2.5 घंटे काम करके ब्रेक लेता है, फिर दूसरे डॉक्टर आ जाते हैं, 2 वो करते हैं आधा काम, फिर ऐसे करते हैं। लेकिन खैर अब हर जगह 4 डॉक्टर मौके पे तो अवेलेबल नहीं होते, तो सिंगल बंदे से ये हो जाना ये एक अलग नेक्स्ट लेवल है कि 8 घंटे सर्जरी चली और सिंगल पर्सन करता रहा, तो एक अमेजिंग। डॉक्टर साहब, कितनी एज हो गई आपकी? सर 32। तो बड़ा इस यंग एज के अंदर आपको बड़ी खुशी महसूस होती होगी इस तरह के ऑपरेशन करके। रेयर ऑपरेशन है ये, कोशिश कर रहे हैं सर। अपार्ट फ्रॉम दिस, नॉट जस्ट दिस केस, जो मेजर लिम्ब सैल्वेज, जो बहुत कटे हुए अंग होते हैं, मतलब हमारे पास ऐसे बहुत पेशेंट है, लास्ट 1 साल की ऐसी सीरीज़ है, ऐसे एक्सीडेंटल केसेस या ऐसे कैंसर वाले केसेस हाथ पैर के जो अब सैल्वेज हो रहे हैं, उनका भी कॉम्प्लेक्स रिकन्स्ट्रक्शन किया जा रहा है अब, जो नहीं तो हाथ पैर लूज कर देते अपना। तो इस टेक्निक को कहीं से आपने ट्रेनिंग ली होगी? हाँ जी, अलग कोई ट्रेनिंग होती है? हाँ जी, इसको माइक्रोस्कुलर रिकन्स्ट्रक्शन कहा जाता है। माइक्रोस्कोप में देख के खून की नसें दिमाग की नसें जोड़ी जाती हैं, बहुत ही कॉम्प्लेक्स और चैलेंजिंग केसेस होते हैं। सो जैसे कि मैंने मेरी MCH प्लास्टिक एंड माइक्रोस्कुलर सर्जरी में सफदरजंग हॉस्पिटल से कंप्लीट की। उसके बाद फिर मैं 6 महीने के लिए अमनदीप हॉस्पिटल में था। अमनदीप हॉस्पिटल नॉर्थ इंडिया का सबसे बड़ा ट्रॉमा सेंटर है अमृतसर में। वहाँ पर ये सब केसेस बहुत कॉमनली होते हैं, बहुत तो उस हॉस्पिटल की बड़ी इंटरेस्टिंग स्टोरी है कि वहाँ के जो हॉस्पिटल के जो डायरेक्टर हैं वो ऑर्थोपेडिक सर्जन हैं, और उन्होंने जब हॉस्पिटल वे बैक आई थिंक 30 साल हो गए उन्हें स्टार्ट किया, तो उनके साथ एक ऐसा यंग प्लास्टिक सर्जन जुड़ गया। तो क्या कि हरियाणा पंजाब फार्मिंग कम्युनिटी बेस्ड सारे हैं, तो उस ज़माने में कोई शुरू के दिनों में फार्मर तुड़ी मशीन इंजर्ड आए, तो वो डॉक्टर साहब और वो प्लास्टिक सर्जन ने टीम बना के वो हाथों को बचाना शुरू किया। वो धीरे धीरे उनका नाम हो गया, तो इतना हैंड क्रश इंजरी डैमेज पार्ट उनके पास आने लग गया कि इन द नेक्स्ट 30 ईयर्स जर्नी में वो नॉर्थ का सबसे बिगेस्ट सेंटर बन गए। अब उनके पास टीमें है, मतलब उनके पास कितने प्लास्टिक सर्जन हैं? 8 प्लास्टिक सर्जन हैं। मतलब उनके पास, क्योंकि अब लोग प्रेफरेंशली उनको पता है कि कुछ भी होना है, ऐसे इंजरी होनी है तो वहाँ जाना है, तो 8 प्लास्टिक सर्जन है। वो इतने डॉक्टरों को ट्रेन करते हैं। कोई भी प्लास्टिक सर्जन नॉर्थ में पास होता है तो वो 6 महीने एक बार अमनदीप हॉस्पिटल में
ट्रेनिंग करके आता ही आता है। विदेश में भी कोई ट्रेनिंग दी आपने? ब्राज़ील जाके एंड और विदेश में मैंने सब कॉस्मेटिक सर्जरी ट्रेनिंग लिया, माइक्रोस्कुलर की ली है। ब्राज़ील से मैंने कॉस्मेटिक सर्जरी की ट्रेनिंग ली है। इंडिया में अच्छी सुविधाएं हैं ऐसी ट्रेनिंग? इंडिया में डेफिनेटली बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। ग्लोबली ऐसे कुछ सेंटर्स हैं इंडिया में, 2 से 3 सेंटर हैं जहाँ पे फ़ॉरेन से लोग सीखने के लिए आते हैं माइक्रोस्कोपी। अच्छा। इंडिया में रिकन्स्ट्रक्शन बहुत एडवांस्ड है एज़ कम्पेयर टू ग्लोबल प्लेटफॉर्म। बॉलीवुड की सारी एक्ट्रेस जो कराती हैं वो सर्जरी भी हर सब करते हैं। वो वाली सर्जरी हम एडवर्टाइज नहीं करते क्योंकि वो सारी पेशेंट की कंसेंट से सीक्रेट ही होती हैं। वो भी होती हैं हमारे यहाँ, लेकिन वो हम नहीं डिस्कस करेंगे क्योंकि वो पेशेंट इज़ वेरी क्लियर कि सर हम डिस्कस नहीं करना चाहते क्योंकि आपको पता है। सिचुएशन आती है तो कभी भी कोई जिस व्यक्ति के साथ सिचुएशन हो रही है वो काफी ज्यादा डर जाता है, Definitely. उनके लिए क्या मैसेज डिलीवर करना चाहिए? देखो, डरने की तो ज़रूरत नहीं है, हम लोग हैं। बट वही है कि हम यही मैसेज आपके थ्रू कन्वे करना चाहते हैं कि मरीज़ राइट टाइम पे राइट सेंटर में पहुँचे, क्योंकि हम 24/7 अवेलेबल हैं। ठीक है, फोटो देखा एक बार। जेनेटिक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर्स भी करते हैं। जेनेटिक मेटाबॉलिज्म डिसऑर्डर तो मेडिकल कंडीशंस होती है। जेनेटिक जो कंजेनाइटल एनोमलीज होती हैं, क्लेफ्ट लिप पैलेट, ईयर डिफॉर्मिटी, हैंड डिफॉर्मिटी, लोअर लिम्ब डिफॉर्मिटी, वो करते हैं। जो कंजेनाइटल मतलब बच्चा जब पैदा होता है, होंठ तालु में छेद होता है, कान नहीं होता है, उंगलियां जुड़ी हुई होती हैं, उंगलियां नहीं होती हैं, वो सब करते हैं।